हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला दूसरा एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें 4 क्वेश्चन पहला में था और दूसरा में भी 2 क्वेश्चन था और तीसरा मैंने होमवर्क में दिया था। आज की इस वीडियो में हम तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, आप जाकर उसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आपको स्क्रीन पर सवाल लौक रही होगी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लसक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है उससे तो आपको पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो मैं करूँगा, आप सीख जाएंगे। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और इस तरह का चिन्ह बनाते हैं। तो एक इससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 6 दूना के 12, 6 बार में कटेगा, फिर 6 क बार में करता है 2, 2 तिहाई 6, 3 कटेगा 3 बार में, और यहाँ पर 3 एक बार में कट जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 12 बराबर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसा, इंटू में 3। अब क्या करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किससे कटेगा, 3 5 15, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ से 5 से कट करेंगे तो 1 आएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें लसा और मसा ज्ञात करना है, तो जस्ट इसके नीचे लिख देंगे 15 बराबर 3 इंटू 5। में किसका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 15 का हमने कर दिया है। तो ऐसा कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 7 लिख 21, यहाँ पर 7 होगा और 7 से एक बार में इसे काट देंगे। तो अब इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 21 बराबर 3 इंटू 7। तो हमें इसका मौसा कितना प्राप्त होगा, हमें न्यूनतम घात वाली कॉमन लेना होता है। तो मौसा इसका होगा बराबर, मौसा इसका कितना होगा, जो तीनों में कॉमन होता है, 3 को कॉमन है तो 3 हम ले लेंगे, इनका मौसा हो जाएगा। और इसमें 3 ही सिर्फ कॉमन है और कुछ नहीं। और लौसा क्या होगा, लौसा जो इन तीनों में कॉमन होता है उसकी अधिकतम घात वाली लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है उसे हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लौसा एलसीएम बराबर ये कितना होगा, 3 इंटू में 5 इंटू में 7 इंटू में, और कितना होगा इसमें 7, और 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 लिख लिया। अब इसका हम आपस में गुना कर देंगे। तो चलिए मैं गुना कर देता हूँ। तो ये कितना होगा, 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम बराबर 60 इंटू में 7 लिखेंगे, अभी इसका हमें गुना करना बाकी है। तो एलसीएम बराबर ये कितना होगा, 7 6 42, 420 होगा इसका एलसीएम। और हमें एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, 3। एलसीएम हमें 420 प्राप्त हुआ और एचसीएफ 3 प्राप्त हुआ। तो चलिए इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है 17, 23, 29। तो हमें इसका भी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, यानी मौसा और लसा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे 17 और इस तरह का चिन्ह बनाते हैं। तो 17 अभाज्य संख्या है तो जो स्वयं से ही कटेगा, तो 17 कम 17, तो इसे एच लिख देंगे। 23 भी अभाज्य संख्या है तो ये ऐसे ही कट जाएगा, 23 से कम 23, क्योंकि खुद से कटेगा। और 29 भी अभाज्य संख्या है तो मैं नीचे उसके अभाज्य संख्या, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि वो स्वयं से ही कटेगा तो उसका अभाज्य गुणन करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो लिखेंगे 17 बराबर 17 और 23 बराबर 23 होगा और 29 बराबर 29 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एचसीएफ बराबर 1, आपको शायद नहीं लौक रहा होगा। तो एचसीएफ इसका 1 होगा क्योंकि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या है। चलिए इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, क्योंकि मैं एचसीएफ ज्ञात किया हूँ। तो एलसीएम में क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं को आपस में हम गुना कर देंगे, तो यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इसका आपस में हम गुना कर देते हैं,
जब इसका आपस में हम गुना करेंगे तो 11,339 आएगा। तो एलसीएम बराबर 11,339 इसका एलसीएम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह दोनों सवाल समझ में आई होगी। मैं आपको एक सवाल होमवर्क में देता हूँ, आप उसे बताइएगा कि लसा और मसा उसका कितना आया है। कौन सी सवाल है? 8,9,25। इसका एलसीएम और एचसीएफ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चौथी सवाल में दिया है मौसा 306,657 का 9 दिया है और लसा 306,657 का हमें निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। तो हल में लिखेंगे दिया है, लिखेंगे तो लिख दिए। अब क्या दिया है? मौसा कितना दिया है? 306,657। इसका कितना दिया है? 9 दिया है। हमें निकालना है तो हम जानते हैं क्या, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ हमें कितना दिया है? 9 दिया है, तो 9 लिख लेंगे। इंटू में एलसीएम हमें ज्ञात करना है और पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या में दिया है तो 306 इंटू 657। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर कितना होगा? 306 इंटू 657 बटे के यह 9 है। तो एलसीएम बराबर, इसे हम कट करेंगे तो 9 7 63 और कितना बचेगा? 2 बचेगा, तो 9 3 27, यानी यहाँ पर कितना आएगा? 73 आएगा। तो लिखेंगे कितना? 306 इंटू 73। अब इसका हम आपस में गुना करेंगे तो एलसीएम बराबर, इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा? 22,338। तो मैंने पहले से गुणा करके रख रखा था, तो 22,338 आएगा। यही इसका एलसीएम होगा। आप चाहे तो गुणा करके चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से रख रखा था। तो 22,338 इसका एलसीएम आएगा। चलिए पांचवी सवाल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह सवाल समझ में आई होगी। पांचवी सवाल में दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसा ही सवाल डिट्टो मैंने करवाया था, किसमें? उदाहरण में। तो यह सवाल अगर आपने उदाहरण देखा होगा तो सॉल्व कर लेंगे, बट मैं इसे आपको पूरी तरह समझाऊंगा। मैंने वो भी सवाल समझाया था, तो चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इसका कहने का क्या अर्थ है? तो यह कहा है बेसिकली कि किसी भी संख्या के अंक में क्या 6n के लिए 0 पर समाप्त होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसी सवाल में भी मैं बताया था, इसमें भी मैं बताऊंगा। तो ये दिया है 6n, यहाँ n प्राकृतिक संख्या है। तो इसका कहने का क्या अर्थ है कि जब यहाँ पर n का मान हम 1 रखेंगे, तो n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो 6 आएगा, अगर n का मान हम 2 रखेंगे तो 36 आएगा। तो इसका क्या कहने का अर्थ है कि यहाँ पर 0 कैसे बनेगा? क्या आपको पता होगा 6 के घाते n के लिए 0 यहाँ पर बन सकता है? कितने के लिए बन सकता है? तो वही पूछा है। तो क्या 0 पर समाप्त हो सकती है संख्या? तो इसका लिए एक कंसेप्ट आपको याद रखना होगा। वैसे तो मैं चाहूँ तो आपको रटवा भी सकता हूँ, तो बट मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। तो क्या है? तो किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 समाप्त होता है तो उसका कंसेप्ट क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, डैश डैश डैश, ऐसी बहुत संख्या हो सकती है। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का भी करेंगे, 20 का भी करेंगे, तो देखेंगे। तो 10 का अगर हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो कितना होगा? 2 5 10 और 5 स्वयं से ही कटेगा और 1 आ गया। तो अब मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, 10 बराबर 2 गुणते 5। अब मैं 20 का करूँगा तो 20 का अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ, तो 2 यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसे भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 20 बराबर ये कितना? 2 की पावर 2 इंटू 5। और मैं 30 का भी करूँगा तो इसी प्रकार आएगा। तो आपको इन दोनों और तीनों में करेंगे तो 5 कॉमन आएगा, यानी कि इन सभी में जिसके लास्ट में अंक में 0 बन रहा होगा, 2 और 5 कंपलसरी है कि आएगा ही आएगा अभाज्य गुणनखंड में। अगर आप जांच करना चाहते हैं कि 0 आएगा कि नहीं आएगा इकाई अंक पर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? संख्या 6n का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अगर अभाज्य गुणनखंड में आपको
कहीं भी 5 नहीं आता है तो आप लिख देंगे कि अतः संख्या 6n के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान नहीं है, इसलिए संख्या 6n के लिए इकाई अंक पर 0 समाप्त नहीं हो सकता है, यह लिख देंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ अब लिख कर कि क्या लिखना है। हल में आपको लिखना है यदि संख्या 6n शून्य के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से विभाज्य होगी। जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होगी, अर्थात 6n के लिए अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है, मतलब होनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6n के लिए अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 विद्यमान है। चलिए कैसे विद्यमान है, मैं 6 का अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर देता हूँ 6 का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 3 बार, और तीन बार में ही कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो 6 की घाते n है बराबर 2 × 3 है और उसके पावर पर n है। तो अब क्या लिख सकते हैं इन्हें, तो मैं 6n को नहीं लिख रहा हूँ, इसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 की घाते n × 3 की घाते n। तो क्या है कि आपको कहीं भी दिख रहा होगा कि 5 अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है 6 की घाते n में, तो हम यही लिख देंगे कि अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6n अंक शून्य इकाई अंक पर समाप्त हो। तो यही लास्ट में आपको लिख देना है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ क्या लिखना है। तो आपको यहीं पर स्क्रीन पर लौक रहा हो, क्या दिख रहा होगा, लिखेंगे अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए 6n इकाई अंक पर शून्य पर समाप्त हो सकता है या फिर समाप्त हो। तो यही आपको लिख देना है। तो मैं आपको कंसेप्ट बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह अभी सवाल समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।